लास्ट क्लास हम लोगों ने कैश बुक किया था और कैश बुक के बाद हम लोग पेटी कैश बुक भी सीखे थे। पेटी कैश बुक में हम लोगों ने 3 तरह का पेटी कैश बुक किया। वन इज़ सिंपल पेटी कैश बुक, सेकेंड इज़ द इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक वेयर देयर इज़ अ मैक्सिमम बैलेंस, और जब क्या होता है कि वो लिमिट से नीचे आता है, मेन कैशियर रिम्बर्स करता है टू द पेटी कैशियर सो दैट बैलेंस मेंटेन हो। और तीसरा होता है आपका एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक होता है जो कि अपने कॉलम्स एनालिसिस कॉलम को ले आते हैं और रिस्पेक्टिव कॉलम में आइटम को डाल देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में एनालिटिकल नहीं बोला है, ठीक है, साथ में इम्प्रेस्ड भी नहीं बोला है। बोला है क्या? नहीं बोला है। कहाँ पर बोला? नेक्स्ट पेज में। सॉरी, इम्प्रेस्ड तो बोल ही दिया, तो इसका मतलब है ये इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक है। नॉर्मल आप बनाते जाएंगे, लास्ट में जो बैलेंस आपका बचेगा, इम्प्रेस्ड बैलेंस बताना पड़ेगा कि कितना है। क्वेश्चन में कहीं बोला है इम्प्रेस्ड बैलेंस क्या है? जब नहीं बोला हुआ रहे तो 100 को ही इम्प्रेस्ड बैलेंस मान लेंगे। जो पहली बार रिसीव करेंगे उसी को इम्प्रेस्ड बैलेंस एज्यूम कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने किया होगा, मुझे बताना है ऐसा लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये सम्स मत कराइए, हमने कर लिया है, इसमें कोई दम नहीं है। तो वोट करेंगे हम लोग, कितने जन बोलते हैं इसे मत कीजिए? सभी बोल रहे हैं। चलो भाई, मेजोरिटी के साथ हम लोगों ने सम्स को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो और छोटा सम्स है। इसमें क्या है आपका, श्री रामास्वामी मेंटेन्स ए कॉलमनर पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 500। इस क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि इम्प्रेस्ड बैलेंस कितना होगा, दैट वाज 500। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो हाउ हिज पेटी कैश बुक वुड अपीयर फॉर द वीक एंडेड 12 सितंबर 2015। तो पेटी कैश बुक कैसे दिखेगा वो आपसे पूछ रहा है। बैलेंस इन हैंड है, रिसीव्ड कैश, रिम्बर्समेंट टू मेकअप द इम्प्रेस्ड। तो 500 रुपये का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये कर लिए। यदि हम लोग ये सम्स बनाए, छोटा सा है क्योंकि भोजन करके आए होंगे, फिर भी एनालिटिकल है, मैं कर दे रहा हूँ। कर दूँ? नहीं करें, नहीं करें, वोट कर लीजिए। कर दूँ? नहीं करूँ? वोट करो। अच्छा, 50% लोग भी ना नहीं किए, तो कर देता हूँ। अरे ना करना पड़ता है ना। फिर से एक बार वोट करें, ठीक है, वोट कर रहे हैं। मुझे नहीं बनाना चाहिए ये सम्स। क्वेश्चन नंबर 6, वोट करिए इसके लिए। मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं मत बनाइए, ये सम्स का कोई औकात नहीं है, छोड़ दीजिए। हाँ, ऐसे मैं वर्बली बोल दे रहा हूँ, जो लोग बना के आए होंगे और नहीं बनाए होंगे तो वो भी सीख जाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप लिख देंगे 134.9 एंड टू कैश करके आप लिखेंगे 365.10। स्टेशनरी है 49.8 और ये आपका 7 सितंबर को खर्चा है, तो बाई स्टेशनरी 20.90, बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस 20.90, बाई रिपेयर्स 156.70। क्योंकि ये सब के कारण, इन सभी के कारण पेटी कैश डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होने से क्रेडिट साइड में जाता है, तो क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। और क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब रेफरेंस बाई का होता है। तो बाई ट्रैवलिंग, बाई स्टेशनरी, बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बाई रिपेयर्स। ऑब्वियस है कि आपने एनालिसिस कॉलम बनाया होगा और आपने कितने हेड बनाए होंगे। एक तो आपको दिख ही रहा है मिसलेनियस, एक स्टेशनरी बनाया होगा, दूसरा ट्रैवलिंग, रिपेयर्स, मिसलेनियस, और सब में आपने जो जिसका अमाउंट है वहाँ पर आपने लिखा होगा और लास्ट में टोटल किया हो। नहीं, मिसलेनियस और ट्रैवलिंग एक साथ नहीं डालेंगे। उसने जब मिसलेनियस बोला तो हमें अब मिसलेनियस का मतलब मिसलेनियस ही है और ट्रैवलिंग का मतलब ट्रैवलिंग है। आपको जो दिया है वो बहुत छोटा सा सैंपल दिया है, इसीलिए एक ही बार दिख रहा है।
आप पूरे मंथ का देखेंगे तो कई बार ट्रैवलिंग होगा। और ऐसा नहीं लगता कि ऑफिस में ट्रैवलिंग तो होता ही रहता है स्टाफ का, तो इसलिए ये एक मेजर हेड है, इसको आप मिक्स नहीं कर सकते। स्टेशनरी, पेपर, पेंसिल, ये सब जो बिल्स, इनवॉइसेस प्रिंट कराना पड़ता है, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी एक मेजर खर्चा है जो कि ऑफिस में होता रहता है। तो ये आप खर्चा को अलग से ही दिखाएं तो अच्छा है। और इसके नीचे आपको पता है ना क्या लिखना पड़ता है? लेजर फॉलियो, ये भूलिएगा मत, ये सभी के नीचे लेजर फॉलियो होता है। ये लेजर फॉलियो ये इंडिकेट करता है कि इतने सारे अकाउंट खुलेंगे और वहाँ पर जाकर हम लोग क्या करेंगे, उस लेजर के अंदर में पोस्ट करेंगे। पेटी कैश बुक हमारा खत्म हो गया। डे बुक्स का एक पड़ाव खत्म, दैट इज कैश बुक इज ऑल्सो अ डे बुक वेयर द कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब हम लोग और भी डे बुक्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल जर्नल। ये कैश बुक भी स्पेशल जर्नल का ही हिस्सा था। तो हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे और हेडिंग में डालेंगे स्पेशल जर्नल, मतलब कि डे बुक्स। स्पेशल जर्नल, कोई भी जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसे रिकॉर्ड करने के आपके पास दो रूट होते हैं, रूट 1 एंड रूट 2। फर्स्ट रूट है जनरल जर्नल, एंड रूट 2 है स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल, इसके आगे की जर्नी कॉमन है, चाहे आप इस रूट से जाएं या इस रूट से जाएं, इसके आगे का जर्नी कॉमन है। यानी इसके बाद से चाहे इस रूट से आए चाहे इस रूट से आए, आपका कॉमन रूट यही है कि इसके आगे लेजर बनता है। इसके आगे क्या बनेगा? लेजर ऑफ ए ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट। स्पेशल जर्नल का मतलब होता है, जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल मैं पहले भी बताया हूँ। यदि ऐसा लगता है कि आप कोई एक सेमिनार अटेंड करने के लिए जाते हो और उसमें 4 लेक्चरर आएंगे, या आप कॉलेज करने को जाओगे, तो आप ऐसा नहीं है जैसे स्कूल लाइफ में जाते थे कि आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक और अलग अलग बुक्स लेकर जाते थे। आप कॉलेज जब जाएंगे ना तो कोई बुक्स लेकर नहीं जाएंगे। ये आप समझ लीजिए, जितना क्रेज है फर्स्ट 1 मंथ रहेगा, उसके बाद आपको कॉलेज बोझ लगने लगेगा। द फर्स्ट मंथ जब आप जाएंगे, चाहे जितना ही बड़ा कॉलेज की आप बात कर लीजिए, कोलकाता में भी आपको बड़े कॉलेज का भी बता रहा हूँ जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए तरसते रहते हैं, उसका भी बता रहे हैं। उस कॉलेज में भी जो प्रोफेसर पढ़ाएंगे वो इतना गलत सलत पढ़ाते हैं जिसका लिमिट नहीं है। नाम के लिए बड़े हैं, दर्शन बड़े छोटे हैं, ये आप मान लीजिएगा। उसमें भी आपको क्या पढ़ाया जाता है बता दे रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे ना कैश बुक की जर्नलाइज लेजर, वहाँ पर आपको एक मैम मिलेगी प्रोफेसर, वो बोलेगी आर यू इडियट, आपको बोलेगी। आप दंग रह जाओगे। डोंट आर्गो, बिकॉज किसी के नज़र में आना बड़ा गंदा बात होता है। हिट लिस्ट में मत आना। क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता है। अब इस बार बुद्धि आ गया हो तो अलग बात है, जाके मान लेते हैं मेरे एक स्टूडेंट आर्गू कर लिया और बाद में जाकर वो पढ़ ली हो तो अलग बात है। कैश बुक आप जानते ही हैं कि जर्नल भी होता है और लेजर भी होता है, तो इसलिए पोस्टिंग वर मेड लाइक लेजर, इसलिए लेजर के भी क्वालिटी मिलते हैं और जर्नल के भी क्वालिटी मिलते हैं। इसके अंदर में नरेशन भी लिखा जाता है और ये जैसे जर्नल में पहली बार लिखा जाता है वैसे ही कैश बुक में भी पहली बार लिखा जाता है, इसलिए इसको जर्नलाइज लेजर बोलते हैं। तो कैश बुक इज जर्नलाइज लेजर बोलने का मतलब है ड्यूअल कैरेक्टर। मैंने बोला भी था, कंपेयर किया था भगवान शिव और पार्वती से कि दोनों रूप एक साथ होते हैं, वो जर्नल कैश बुक होता है। कैश बुक से कोई भी ट्रांजैक्शन कोई एक ही जगह पर पोस्ट होता है। ऐसे आप कोई भी बुक से देखेंगे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से ट्रांजैक्शन 2 प्लेस में जाता है। एक लेजर पोस्टिंग करते समय कैश बुक से एक ही जगह पर जाएगा। अभी तक हम लोग ऐसा किए नहीं है, बट आपके दिमाग में है कि जैसे मेरा
ऐसे आप देखिए, आपके एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, ये कॉपी मत करिएगा अभी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं जनरल जर्नल करूँ और कैश सेल हुआ तो जनरल एंट्री देखो क्या होता है। आप जर्नल होगा, जनरल जर्नल ये वाला फॉर्मेट होता है, जो मैं अभी तक फॉर्मेट तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, आप लोगों को जर्नल एंट्रीज कराता चला गया, ये डेबिट करो, ये क्रेडिट करो। तो नॉर्मल एंट्री आप ये करते हो। अब वो सारा चीज़ प्रोसेस दिमाग में होगा और जनरल एंट्रीज करेंगे तो कैश एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, इसीलिए आप कैश अकाउंट को ऐसे सजाकर ऐसे लिखते हो, अंदर का डिटेल्स नहीं लिखा जाता है। और सेल्स इनकम इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट, तो आप लिखते हो सेल्स इनकम है इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट। आपके मन में ये चलते रहना चाहिए जो मैंने आपको सिखाया आज तक। यहाँ पर आप नरेशन में लिख देते हो बीइंग सोल्ड गुड्स इन कैश, ऐसे करके लिख दिए, और ये आप अमाउंट लिख दिए से 10 रुपीज़। ये जनरल जर्नल है। यहाँ से जब लेजर पोस्टिंग होगा ना तो 2 जगहों पर होगा, 2 अकाउंट्स में होगा। एक लेजर खुलेगा कैश अकाउंट और दूसरा लेजर खुलेगा सेल्स अकाउंट। ये सब हम लोग कर चुके हैं, केवल आप अपने दिमाग को रिवीजन दे रहे हो। कैश आपको पता है, जर्नल एंट्रीज में कैश क्या हुआ है आपको दिख रहा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट हुआ, तो कैश के डेबिट साइड में जाकर आपने 10 लिखा, रेफरेंस यू हैड गिवन अपोजिट साइड का सेल्स। और सेल्स क्रेडिट हो रहा है, 2 का मतलब ही क्रेडिट होता है, तो आप सेल्स के क्रेडिट साइड में जाकर आप लिखते हो 10 रुपीज़ एंड रेफरेंस यू आर गिविंग अपोजिट साइड में जो कैश है, ऐसा आप करे हो। ये देखो, ये जनरल जर्नल, जनरल रूट है जहाँ पे हम कैश बुक नहीं बनाते। इसका मतलब है कैश बुक नहीं बनेगा। जब ये हुआ ना तो वो बंदा कैश बुक बनाता ही नहीं है जिंदगी में। ये समझने की कोशिश करना कि जो ये एंट्री हुआ तो कैश बुक वहां नहीं बनता होगा, और यदि कैश बुक बनेगा ना तो यहां ये एंट्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैश बुक इज ए स्पेशल बुक। और कोई भी ओरिजिनल एंट्री किसी एक ही जगह रिकॉर्ड हो सकता है, 2 जगह रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो यदि कैश बुक बनाते हैं ना तो क्या होता है, तब आप ऐसे बना रहे होते। तब मैंने बोला कि कैश बुक से कोई ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे पोस्ट होता है। तो यदि कोई कैश बुक बनाता है तो कैश बुक में वो ऐसे लिखेगा, यहाँ पर ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, यहाँ पे लिखता है विथ कैश कॉलम, और आपका कैश कॉलम में वो क्या करता है, लिख देता है लेजर पोस्टिंग। डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लेजर पोस्टिंग की तरह करते हैं, बट ये कैश बुक है। तो कैश बुक में कैसे लिखा जाता है, कैश बुक में लिखेंगे कैश एसेट से इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, एंड रेफरेंस में सेल्स लिखते हो। जब इस बुक से लेजर पोस्टिंग करेंगे ना तो सिर्फ एक ही लेजर खुलेगा। ये कैश बुक भी है और कैश अकाउंट भी है, और यहाँ पे नरेशन देना पड़ता है। ये लेजर नहीं है, ये अकाउंट है, सॉरी बुक है ये। तो यहाँ पर बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश करके देना पड़ता है, बीइंग सोल्ड गुड्स। और आपका एक लेजर खुलेगा सेल्स अकाउंट, कैश नहीं खुलेगा यहाँ। तो यहाँ से सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए उसके क्रेडिट साइड में जाके यू विल राइट 10, रेफरेंस अपोजिट साइड का कैश। तो यहाँ आप देखे होंगे नरेशन दिया जाता है। कुछ बच्चा ये डिफरेंस ही नहीं नोट कर पाता है कि यहाँ पर कैश अकाउंट एंड कैश बुक अलग है या सेम है। अलग है, यहाँ नरेशन होता है। आप यहाँ पर देखिए नरेशन नहीं होता है, कैश अकाउंट में नरेशन नहीं देते हैं। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर पहले आपका कैश अकाउंट तब खुलेगा जब जनरल जर्नल हो चुका हो, यानी कि जर्नल एंट्रीज हो चुका हो। जर्नल एंट्रीज यानी ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जब पहली बार जहां रिकॉर्ड हुआ उसके बाद जाकर पोस्ट होता है। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो हम लोगों को बहुत नोटिस करना जरूरी है। यदि क्वेश्चन में कैश बुक बना हुआ है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें एक ही जगह पे प्लेस करना है, क्योंकि ये चैप्टर कहाँ पे काम आएगा, जब हम लोग एनपीओ करेंगे। वहां पे रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना हुआ मिलेगा तो हमें उसका आइटम को एक ही जगह पे पुट करना है, बिकॉज द कैश बुक वॉज ऑलरेडी देयर। एंड इफ कैश बुक वॉज नॉट देयर, दैट मीन्स कि हर ट्रांजेक्शन का आपको डबल इफेक्ट सोचना है, देन आपको जनरल जर्नल या स्पेशल जर्नल बनाना बाकी है।
तो आपको खुद ब खुद फीलिंग होना चाहिए ना, आपको सिस्टम तो मालूम होना चाहिए कि यदि आपको जर्नल एंट्री करने दिया है या कैश बुक दिया है या कैश बुक बनाने दिया है या कैश अकाउंट बनाने दिया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये बेसिक चीज़ें जो हम लोग गलती कर जाते हैं वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स था कि हम लोग ये समझें कि कैश बुक और कैश अकाउंट में कितना डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ से आप देखे होंगे ये बुक है और 2 लेजर है। यहाँ पर आप देखे होंगे यही बुक है, यही लेजर है। एक पिक्चर आया था साउथ का, देखते होंगे यदि साउथ मूवी, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, देखे होंगे। तो मुझे उस दिन ये याद आ रहा था, मैं ही कैश बुक मैं ही कैश अकाउंट, मैं ही ओरिजिनल बुक मैं ही सेकेंडरी बुक मैं ही प्रिंसिपल बुक। इसीलिए कैश बुक को डिफाइंड किया जाता है कि कैश बुक इज प्रिंसिपल बुक भी है, इट इज ऑल्सो प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक लेजर को बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो यहां से आइटम कोई एक ही जगह पर जाएगा, 2 जगह नहीं जाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली इतना बार बोलता रहता हूँ कि आप पक जाते हैं, बट मैं नहीं पकता हूँ। इतना बोलता रहता हूँ कि बच्चा लोग उब जाए, बट बच्चा लोग को ये बात दिमाग में चला जाए, क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेसर आपके बड़े नामजद कॉलेज में भी उनको ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है। आप देखिएगा जब बड़ा बड़ा सम्स करेंगे ना वो, तो बुक से सॉल्यूशन से उतारेंगे, बुक से सॉल्यूशन से उतारेंगे, फिर भी टैली नहीं होता है, छूट जाता है कहीं, बोलते क्या छूट गया पता नहीं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम है, बिकॉज वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर बनने में बहुत मेहनत किए हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ टीचर बनने में बहुत मेहनत किया हूँ। टीचर बनने का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का वैसे ही नॉलेज हो जाता है। मैंने सिर्फ पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया है, खुद ही चीज़ों को जानने, सोचने में, समझने में वो ऐसे है, ऐसे कनेक्ट होता है। कई साल का रिसर्च होता है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। होता ही है कि मैंने इसे ढूंढा है, मेरे को टीचर थोड़ी ऐसे से पढ़ा था, मैं तो पढ़ा ही नहीं किसी टीचर से, इसलिए ज़्यादा सीख पाया। अदरवाइज पढ़ा होता तो वो भी फॉर्मेट अकाउंटिंग की तरह हमको पढ़ा रहा होता, हम भी वही पढ़ के आए होते, वही हम आपको दे रहे होते, और आज आप एंजॉय कर रहे होते। फॉर्मेट अकाउंटिंग अच्छा लगता है, ये बता दे रहा हूँ, लेकिन फॉर्मेट अकाउंटिंग बहुत ही गंदा होता है। बहुत ही गंदा होने का मतलब है हम धीरे धीरे वीक होते जाते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं। और मेरा वाला में आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएंगे। एनीवे, बच्चा लोग आप लोग समझ गया कैश बुक और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे ये स्पेशल जर्नल की, और स्पेशल जर्नल का मतलब ही आप समझ गए कि स्पेशल जर्नल की ज़रूरत कब आती है, स्पेशल जर्नल की ज़रूरत कब निकल कर आती है बताओ। जब मुझे लगता है स्कूल में हर सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाई होगा, कॉलेज के अंदर में हर सब्जेक्ट में टीचर बहुत अच्छा पढ़ाने वाला है, अलग अलग नोट्स आता है और बहुत बढ़िया नोट्स आता है, देन इन दैट केस आपको लगता है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, हर सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि यार वो बस टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, अटेंडेंस है, मैंडेटरी है, देना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वैसा जब सिचुएशन आता है तब हम लोग बोलते हैं कि यार चलो एक कॉपी ले लो, बैठ के सामने कुछ लिखते रहेंगे, टीचर को ये ना लगे अच्छा पढ़ा रहा तो सुन लेंगे, ऐसा करके अपने करते हैं। तो स्पेशल जर्नल आपके बुक्स में क्या क्या है, नाम आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे। एक आता है कैश बुक। ये जब अच्छा वाला बिजनेस में बहुत ट्रांजैक्शन होता है तब ये सब होता है। यदि बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो, साइज छोटा हो बिजनेस का, तो हम लोग सारा ट्रांजैक्शन एक ही बुक में लिखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड जनरल जर्नल। क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, परचेज ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैश रेंट पेड, ये सारा का सारा उठाकर एक ही बुक में डालते हैं, दैट इज जनरल जर्नल। लेकिन जब मेरा बिजनेस बहुत बड़ा होता है और मेरा ट्रांजैक्शंस न्यूमरस होता है, तब अपने क्या करते हैं कि सबके लिए अलग अलग अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी हम लोग डिवाइड कर देते हैं। कैश बुक, आप ये सब चीज आप पॉलिटिकल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए अभी कैबिनेट बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर मोदी जी सेलेक्ट हुए और कैबिनेट बनाए, तो उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट बनाया स्पेशलाइज्ड। जनरल नहीं, जनरल होता कि मोदी जी बोलते सब कुछ हम ही मैनेज करेंगे, मैं ही राजा
मैं ही मंत्री। इसका मतलब जो है मैं सब मैं ही करूंगा, यानी कि मेरा ही होगा आपका फिनांस मिनिस्ट्री, मैं ही डिफेंस भी देख लूंगा, और मैं ही क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट देख लूंगा, मैं ही जितना चीज़ है, बहुत सारा मिनिस्ट्री हम लोग का बोलते हैं सारा मैं ही देखूंगा। समझ रहे हैं, कभी डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी क्या कर सकता है। तो स्पेशलाइजेशन, स्पेशल जर्नल इज अ स्पेशलाइज्ड रूट। तो कैश बुक इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि चेक कैश जो ट्रांजेक्शन होता है वो हम लोग कैश बुक में लिखते हैं, हम लोग कर चुके हैं। फिर होता है आपका परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में हम लोग क्या लिखते हैं? क्रेडिट, हाँ, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। तो परचेज डे बुक, जो हम बिजनेस में बार बार गुड्स खरीदते हैं, बार बार फर्नीचर एसेट्स नहीं खरीदते हैं, बार बार मशीनरी नहीं खरीदते हैं, दैट्स वाई परचेज डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा, कैश परचेज ऑफ गुड्स यहां क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। देन परचेज रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, इसके अंदर में अपने क्या करते हैं, जितना भी गुड्स हम लोगों ने क्रेडिट में परचेज किया था, यदि उसको रिटर्न कर दे तो परचेज रिटर्न डे बुक में लिखते हैं। देन सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में आप क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स लिखेंगे। सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक में आप जो क्रेडिट में सेल किया वो वापस आ जाए वो लिखते हो। देन आपका होता है बिल्स रिसीवेबल डे बुक। जब हम लोग क्रेडिट में बेचते हैं तो वहाँ से जो गुड्स मेरा मतलब पेमेंट सिक्योरिटी के लिए हम लोग बिल ड्राफ्ट करते हैं, दैट इज बिल्स रिसीवेबल डे बुक। और हमने यदि उधारी में खरीदा है तो वहाँ पर मुझे बिल्स पेबल एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो बिल्स पेबल डे बुक। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके लिए बुक बनता है। और जो किसी भी स्पेशल बुक में जिसको जगह नहीं मिलता है उसके लिए यहाँ पर भी जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर बनता है। तो यहाँ पर भी जनरल जर्नल है, लेकिन उनके लिए है सिर्फ जिनके लिए स्पेशल बुक नहीं है, जनरल जर्नल और जर्नल प्रॉपर। जो ये 6 में नहीं आ पाएगा वो यहाँ आएगा, जो ये 6 में नहीं आ पाएगा उसको यहाँ जगह मिलेगा डायरेक्ट। लेकिन ऊपर वाले में मेथड में क्या है, सबको एक ही बुक में जगह मिलता है, कोई स्पेशल बुक नहीं होता है जनरल रूट में। हम लोग इसमें एक एक करके कैश बुक तो ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग परचेज डे बुक करने जाएंगे। सारा बुक्स आज ही ख़त्म करना है, कुछ भी कल के लिए नहीं छोड़ना है, बिकॉज नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट फ्रेश टॉपिक। तो आज डे बुक्स का ही पूरा क्लास डेडिकेटेड डे बुक्स को है आज। 10-15 मिनट ही लगता है ख़त्म करने, बाकी तो हम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, परचेज डे बुक, तो आप हेडिंग डालेंगे परचेज डे बुक्स। उसमें लिखेंगे ओनली क्रेडिट परचेजेस, credit purchases of goods are recorded in this book. परचेज डे बुक का क्या बैलेंस होता होगा? इट हैज़ डेबिट बैलेंस। ये आपको फीलिंग आने लग गया होगा, परचेज इज एक्सपेंस एंड एक्सपेंस हैव डेबिट बैलेंस, क्योंकि जब एक्सपेंसेस होता है तो आप डेबिट करते हो, इसलिए इसका क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। नंबर 3, पीरियोडिक टोटल, पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज डे बुक, परचेज डे बुक posted
in the purchases account, in the purchases account. हम लोग ये बात जो लास्ट में लिखे हैं उसको समझ रहे हैं और साथ में परचेज डे बुक का फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। देखना है periodic total of purchase day book posted in the purchase account. नेक्स्ट फॉर्मेट बना लीजिए। परचेज डे बुक का फॉर्मेट बच्चा लोग आता है आप लोग को? बोलो। परचेज डे बुक का फॉर्मेट आता है, कितने जन को आता है? बोलो, कॉलम बोले मैं लिखता जाऊं। डेट होता है, बहुत बढ़िया। फिर कौन सा नंबर? इनवॉइस नंबर, डिटेल्स एंड अमाउंट। ठीक है, ये मिनिमम कॉलम होते हैं, कॉलमनर में और ज़्यादा होता है कॉलम्स। ये आपका परचेज डे बुक का फॉर्मेट है। तो परचेज डे बुक एक फॉर्मेट हम लोग अपने मन से आर्बिट्रेरी फिगर लेकर इसे भरेंगे, सीखेंगे कैसे बनता है। फिर इंस्टीट्यूट के मैट में, मतलब हम लोग जो मैट दिए हैं उसमें सम्स है, वो सम्स भी करेंगे। हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर परचेज डे बुक। तो हेडिंग होगा आपका परचेज डे बुक। सबसे पहले देखना होगा कि बिजनेस का नाम क्या है, कौन कर रहा है, ये बना कौन रहा है। तो सपोज कर लो इन द बुक्स ऑफ गब्बर सिंह एंड कंपनी। गब्बर सिंह का कंपनी है, उसमें हम लोग कर रहे हैं ये, और उसमें आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो। और ये है आपका डेट, particulars, this is invoice number। कोई बच्चा बताएगा इनवॉइस नंबर क्या होता है? यस, जब हम परचेजेस करते हैं तो देखा करो, आपको भी एक रिसीट मिलता होगा दुकान से जब खरीदते हो, उस पर एक नंबर होता है, बिल नंबर, उसको इनवॉइस नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर आपका फाइनल अमाउंट। सबसे पहले देखो, अब गब्बर सिंह डकैती छोड़कर बिजनेस करने लग गया है। तो बिजनेस वो खरीद रहा है, गुड्स किससे खरीद रहा है? ठाकुर से। ठाकुर एंड कंपनी से उसने खरीदा। ठाकुर के हाथ नहीं है, तो ठाकुर एंड कंपनी। अब ठाकुर क्या जी का बिजनेस कर रहा है? हाथ का। अच्छा, आर्टिफिशियल लिम्स। तो गब्बर है, अब एक्चुअली भलाई का काम कर रहा है, तो आर्टिफिशियल लिम्स का ही ले लेते हैं। कितना? 10 आर्टिफिशियल हैंड्स एट द रेट ऑफ रुपीज, एक का दाम है 10,000। तो 10 इंटू 10,000 रिजल्ट कितना होगा बोलो? 1,00,000 रुपए आप बोल रहे हैं। हाँ, एक ही बात है यार, एट द रेट ऑफ 10,000 पर हैंड। ठीक है, ईच यूनिट। तो अमाउंट हो गया बेटा 1,00,000। इसके ऊपर मान लो ठाकुर डिस्काउंट दे देता है बल्क परचेजेस का, बोलता है गब्बर तुम सुधर गए हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट बोल के दे रहा है, कैश डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट।
तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया एट द रेट ऑफ से 15%। तो 15% ऑफ कितना हो जाएगा आपका? 1,00,000 का 15% कितना? 15,000। सिंपल रखूं या कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं? कॉम्प्लिकेटेड करूं? कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। सिंपल रखूं? कॉम्प्लिकेटेड करूं? ठीक है, नहीं दूसरा होगा ही नहीं ना, एक ही होता है। ठीक है, बिना कॉलम बनाए ही फिर काम चलाएंगे। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड रख रहा हूं। तो 1,00,000 माइनस 15,000 इज 85,000 एंड आपको जीएसटी लगता है 12% के रेट से, मान लो इसके ऊपर, तो ऐड जीएसटी। जीएसटी हमेशा परचेजर को देना पड़ता है, तो जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। 85,000 का 12% निकालो, कितना? कितना? 12% हो गया कितना? एक तो 10,000 ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए टोटल बिकम्स हाउ मच? 95,200। ध्यान दीजिएगा कि 95,200 मुझे लेना है मिस्टर ठाकुर से, लेकिन मेरा रेवेन्यू इसमें कितना है? मेरा इनकम कितना है? 85,000। तो मैं अमाउंट कॉलम में लिखूंगा 85,000, और एक कॉलम यदि बन सकता है किसी का तो वो बनाएगा जीएसटी। यदि बन सकता है तो, नहीं बन सकता तो अपने मन में रखेगा, दिमाग में रखेगा। जीएसटी कॉलम में 10,200। हम टोटल सामने वाले से 95,200 लेने वाले हैं। कितना लेने वाले हैं? 95,200, आउट ऑफ विच मेरे लिए रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 85,000 है। ठीक है, 10,200 आई एम कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। मैंने क्या किया है? कलेक्ट किया है फ्रॉम द मतलब आई हैड पेड इट, मैंने पे किया है, मैंने कलेक्ट नहीं किया, मैंने पे किया है, और मैं बिजनेसमैन हूं, तो डेफिनेटली मैं इसका इनपुट क्रेडिट लूंगा। क्या लूंगा? इनपुट क्रेडिट लूंगा। तो आप जीएसटी का मतलब दो तरीके से इसी को मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जीएसटी दो तरीके से होता है। आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा के ऊपर आप जीएसटी देते हो, पता है ना कि नहीं? कभी बिल नहीं देखे दिए हैं? वो आपके लिए खर्चा है, आपके लिए वो एक्सपेंस है, क्योंकि आपने पिज्जा खा लिया और आप एंड यूजर है, आप किसी और को पिज्जा पास करने वाले नहीं हो, दूसरे से नहीं बेचने वाले हो, आपने कंज्यूम किया। लेकिन यदि आप यहां पर देखो तो गब्बर क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल लिम्स खरीद रहा है और उसके हाथ हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि वो खुद नहीं लगाएगा, वो आर्टिफिशियल लिम्स क्या करेगा? बेचेगा, उसका बिजनेस है ये। इसका मतलब है कि एंड यूजर गब्बर नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो जीएसटी दिया ना, अब आप बताओ 8 टर्म्स में से ये जीएसटी क्या है? आठ टर्म्स में से ये जीएसटी क्या है? हमने एक्सप्लेनेशन मांगा ही नहीं अभी तक। आपसे मैंने पूछा 8 टर्म्स में से ये जीएसटी क्या है? एसिड्स भी आवाज आ रहा है कानों में, कुछ कुछ। कितने जन एसिड्स बोल रहे हैं? 1। कितने जन लाइबिलिटीज बोल रहे हैं? हाँ ये ठीक है। हाँ तो मतलब खुले दिल से आइए कि हाँ मैंने लाइबिलिटीज बोला है। कितने जन लाइबिलिटीज बोल रहे हैं? वेरी गुड। जीएसटी लाइबिलिटीज होता है, ये आपको कौन बोल दिया? एसिड सही है। हमेशा ये देखना होगा, मैंने समझाया भी आपको कि आप एंड यूजर हैं या आप पास करने वाले हैं किसी के ऊपर। आपको हमेशा फीलिंग आता है टैक्स है तो लेगा ही, इसीलिए लाइबिलिटीज है।
हमने दिया है टैक्स, बट बाद में हम ये टैक्स का इनपुट लेने वाले हैं। इनपुट मतलब ऐसे समझो, बाद में हम गवर्नमेंट से एडजस्ट करने वाले हैं। जितना हमको गवर्नमेंट को देना होगा ना, तो हम बोलेंगे मेरा तो ऑलरेडी 10,200 दिया हुआ है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं यदि पिज्जा खाने वाला कस्टमर हूं तो पिज्जा खरीदा, खा लिया, मेरे लिए वो टैक्स खर्चा है, मैंने दे दिया। भाई परचेजर को तो दे देना पड़ता है। मैं यहां पर गब्बर को दूंगा, गब्बर सिंह देगा ठाकुर को कितना 95,200 देगा, आउट ऑफ विच 85,000 का उसने गुड्स खरीदा है और 10,200 वो टैक्स के लिए देगा। टोटल वो देने वाला है 95,000 कितना 200। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये 95,200 में मेरा एक्सपेंस कितना है। मैं रेवेन्यू बोल दिया था, सेल्स के हिसाब से बोल दिया था। अभी एक बार गब्बर बन के सोचो, तो मैंने खरीदा है, और मैंने खरीदा है तो 85,000 का गुड्स खरीदा है, जिसके ऊपर जीएसटी मैंने दिया 10,200। तो टोटल पेमेंट मुझे करना है 95,200 का। तो साथ ही साथ क्वेश्चन ये है कि मैं 95,200 किसको दूंगा? ठाकुर को दूंगा। ठाकुर को यदि मैं दूंगा तो ठाकुर बिकम्स माई लाइबिलिटीज। लेकिन व्हाट अबाउट जीएसटी, व्हाट अबाउट दैट, वो जो गुड्स मैंने खरीदा वो, तो जो गुड्स मैंने खरीदा वो मेरे लिए क्या है? आउट ऑफ 8 टर्म्स एक्सपेंस। लेकिन जो 10,200 मैंने जीएसटी दिया है वो मेरा अल्टीमेटली एसेट्स है, डेटर है। वो मैं आगे जाकर फ्यूचर में एडजस्ट करूंगा विद माई जीएसटी लाइबिलिटी। अब एक बार आप ऐसे सोचो, तब आपको समझ में आएगा। मैंने आर्टिफिशियल, मेरे को समझो मैं गब्बर हूं और मैंने क्या किया, ठाकुर से खरीदा। खरीदने के बाद मैं अपने हाथों में नहीं लगाने वाला, मैं तो इसे बेचूंगा। तो मैंने क्या किया, जिससे बेचा उससे चार्ज किया। ठीक है, मान लो मैंने बेच दिया इधर मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स से मैं ले रहा हूं, कितने में बेचा? मैंने बोला भैया इसका दाम पड़ेगा 1.5 लाख। तो मैं मिस्टर एक्स से 1.5 लाख में बेचा, तो 1.5 लाख के ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगेगा 12%। कितना मांगेगा? 12% टैक्स बनता है उसके ऊपर। तो 12% टैक्स कितना हो गया? 18,000। ऑलरेडी उस गुड्स के ऊपर 10,200 का टैक्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10,200 का। तो 10,200 मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा। 18,000 माइनस 10,200 7,800। तो मैं 7,800 ही लायबल हूं देने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो टैक्स बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, बीइंग अ डीलर, बीइंग यू आर नॉट ए एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब होता है फाइनल कस्टमर। यदि आप कोई चीज खरीदते हो और आप यूज कर जाते हो, तब तो टैक्स आपका खर्चा है बेटा। आप कोई चीज खरीदते हो और बेच देते हो, और जो टैक्स आपने दिया हुआ है, तब वो टैक्स आपका एसेट है। समझना। और यदि टैक्स, यही टैक्स यदि मैंने कलेक्ट किया है कस्टमर से और मुझे जमा करा देना है किसके पास? गवर्नमेंट के पास, तो वो मेरा लायबिलिटीज है। तो एक ही चीज देखो, तीन हो सकता है। यू कैन नॉट लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यही तो डे 1 से हम समझाने की कोशिश किए हैं आपको कि एक कई फॉर्म हो सकते हैं। एक चीज को आप लर्न मत करो कि टैक्स लायबिलिटीज ही होता है या टैक्स एक्सपेंस ही होता है। टैक्स आपका एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकता है, लायबिलिटीज भी हो सकता है। टैक्स एक्सपेंस कब है? हमने खा लिया, अब कोई चांस नहीं है कहीं से इसको बेच के रिकवर करने का। एक्सपेंस हमने खरीदा है, हम इसे बाद में बेचेंगे और बेच के हम कहीं से रिकवर करने वाले हैं। तो उस केस में ये मेरा क्या हो गया? जो मैंने टैक्स दिया है वो मेरा फॉर द टाइम बीइंग एसेट्स है, डेटर है, डेबिट होगा। और यदि टैक्स मैंने कलेक्ट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट विच आई हैव टू डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट, तो उस केस में वो टैक्स मेरे लिए क्या है? लायबिलिटीज है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन है जीएसटी को लेकर? तो जीएसटी यहां पर अपने लिए इस सम्स में जीएसटी एसेट्स के सेंस में आ रहा है। वही चीज ठाकुर के लिए, ठाकुर ने कलेक्ट किया करेगा, तो ठाकुर के लिए वो जीएसटी क्या है? लायबिलिटीज है। समझ गए? और
यदि मान लेते हैं कि जो कस्टमर को हमने बेचा, ठीक है ना, हमने जिसको बेचा उससे मैं अब टैक्स कलेक्ट करूंगा, तो जब मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये मेरे पास आएंगे, तो मैं उसमें से क्या करूंगा, ऑलरेडी मेरा 10,200 दिया हुआ है, तो 7,800 मैं और जमा कराऊंगा, तो ये बैलेंस 7,800 इज माई लायबिलिटी। समझ गए बात? तो ये चीज एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकता है और लायबिलिटीज हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं। चलिए, ये हो गया आपका पहला ट्रांजैक्शन जिसमें मैंने जीएसटी ले आया। दूसरा ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ, ठाकुर के अलावा और कौन ट्रेडर हो गया, जय तो मर गया था, वीरू। वीरू से उसने क्या खरीदा, वीरू एंड कंपनी, वीरू से उसने क्रचर्स, जो क्रचेस होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो बैसाखी जिसको बोलते हैं, अरे जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो सपोर्ट लेकर चलते हैं, व्हील चेयर, अच्छा ठीक है, व्हील चेयर ऐसे चलने के लिए जो होता है उसको क्रैच बोलते हैं, हाँ वॉकर, साधारण भाषा में वॉकर, ठीक है, लिखो। व्हील चेयर अलग होता है, वॉकर अलग होता है, क्रैच उसको अपने बोलते हैं। तो अपने लिख रहे हैं वीरू एंड कंपनी, और वहां पे लिख रहे हैं 5 वॉकर एट द रेट ऑफ, जॉनी वॉकर मत समझ लेना, ठीक है, 5 वॉकर एट द रेट ऑफ, एक का दाम 3,000 पर यूनिट, 3,000। तो 5 इंटू 3,000 इज इक्वल टू 15,000, और इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट से एट द रेट ऑफ 10% 1,500, 13,500, और ऐड करेंगे जीएसटी से रेट ले लेते हैं जीएसटी का, कितना ले लें, 12% ही रखो ना, 6% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 12% कितना आया, 1620, ऐड कर दीजिए, कितना आया, तो ये आ जाएगा 13,500 इधर, ये 1620 जीएसटी कॉलम में, और ये टोटल हो गया 14,000 नहीं 15,120। एक और ट्रांजैक्शन, ये डेट वाइज करना जरूरी है अपने समझने के लिए। मान लो ये है जनवरी 5 और ये है जनवरी 10, और ये अपने कर रहे हैं जनवरी 15 को लास्ट ट्रांजैक्शन, जनवरी 15 को फिर से अपने इस बार ठाकुर से खरीदे हैं, काफ़ी डिमांड है, ठाकुर एंड कंपनी से इस बार व्हील चेयर खरीद लिया, व्हील चेयर भी वो बेचता है, व्हील चेयर। सो अपने ले लेते हैं उससे कितना, 4 व्हील चेयर एट द रेट ऑफ 15,000, एक का दाम 15,000, टोटल हो गया 60,000। इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन जीएसटी लग गया, ऐड जीएसटी से जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% है इसके ऊपर, तो 5% जीएसटी हो गया कितना, 3,000, टोटल 63,000। आउटर कॉलम में इधर में 60,000 डालोगे और इधर में आप डालोगे 3,000। अभी ना ये वाला टोटल करेंगे अब हम लोग, लास्ट 2 कॉलम्स को टोटल करिए। लास्ट 2 कॉलम्स 1,58,000
158,500, 14,820, ये हमारे डे बुक्स कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री, इसमें लिखने को ही जर्नल कहते हैं, एंड जर्नल वाज कंप्लीटेड। ये आपका जर्नल एंट्रीज हो चुका है। तो आप तो जानते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या होता है। आफ्टर डूइंग जर्नल यू हैव टू पोस्ट देम इनटू द लेजर। तो आपको लेजर्स बनाने हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कितने लेजर अकाउंट ओपन होंगे वो बताओ। तो आप देख सकते हैं ठाकुर एंड कंपनी से 2 बार आया है, यानी एक ठाकुर एंड कंपनी का लेजर खुलेगा, दूसरा वीरू एंड कंपनी, तो 2 लेजर हुए। तीसरा आपका एक जीएसटी अकाउंट खुलेगा, चौथा आपका परचेजेस अकाउंट खुलेगा। आपने गुड्स खरीदा है ना, तो 4 लेजर यहाँ पे खुलेंगे आपके। तो ये था आपका डे बुक्स बनाना, और डे बुक्स बनाने के बाद लेजर पोस्टिंग किया जाता है। तो आपको लेजर पोस्टिंग करना है। तो अब आप लेजर पोस्टिंग करेंगे। आप यहाँ पे जितने लेजर आप जानते हैं लेजर बनाना होगा, एक होगा आपका परचेजेस अकाउंट, और परचेजेस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट जो होता है वो लिख दीजिए। उसके बाद आपका खुलेगा ठाकुर एंड कंपनी, उसके बाद लेजर बनाते हैं, कैश अकाउंट नहीं बनाते, बाकी सब लेजर खोलते हैं, क्योंकि कैश बुक इज अ कैश अकाउंट ऑल्सो ना, क्योंकि वो कैश बुक ही जर्नलाइज लेजर है, ये नहीं है। ठाकुर एंड कंपनी, फिर आपका एक लेजर खुलेगा वीरू एंड कंपनी। वीरू एंड कंपनी के बाद एक और लेजर खुलेगा आपका जीएसटी अकाउंट। अब अपने इसमें पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करते हैं, चलिए फटाफट से। क्या रूल्स है पोस्टिंग करने का, आप देखिए एक बार, पहले सीख रहे हैं, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परचेज पोस्टिंग कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जनवरी 5 आपको दिख रहा है, तो जनवरी 5, और जिसमें हम 85,000 गुड्स के लिए दिए हैं और 10,200 हम जीएसटी के लिए देंगे। किसको? ठाकुर एंड कंपनी को। तो हमारे लिए अपने को ये पता है कि परचेज ऑफ गुड्स इज माय एक्सपेंस। तो आप यहाँ पर लेजर पोस्टिंग देख लीजिए, उसके बाद कॉपी करिएगा। 85,000 इज माय एक्सपेंस। तो मैंने परचेज को डेबिट किया, मेरा परचेज एक्सपेंस है। रेफरेंस मैं अपोजिट का देता हूं। अपोजिट में कौन है? ठाकुर है। और ये जनवरी कितना होगा? 5। मेरे को पता है जीएसटी जो मैंने देना है मुझे 10,200, वो जीएसटी 10,200 मेरा क्या है? एसेट्स है। एंड एसेट्स इंक्रीज होने से क्या होता है? डेबिट। इसीलिए जीएसटी के डेबिट साइड में यू विल राइट 10,200। रेफरेंस अपोजिट साइड का देते हैं। अपोजिट साइड में कौन है? तो आपके मन में अब एंट्री चल रहा है, एक्चुअली तो जनरल दिख नहीं रहा है ना, बट मन में तो वही बातें चल रही है ना जो होनी चाहिए। तो जीएसटी आपका रेफरेंस में कौन आ जाएगा? ठाकुर। नेक्स्ट आप आ जाएंगे ट्रांजैक्शन। देखिए 5 जनवरी के बाद देखिएगा पोस्टिंग कैसे होता है। कॉपी करने में बिजी रहेगा, लाइन टारने में बिजी रहेगा, पता चला काम का चीज निकल गया, फिर बाद में उतार के घर चले गए, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है जनवरी 10। जनवरी 10 को क्या है? वीरू एंड कंपनी है। आप देखे होंगे दूसरी जगह पे अभी पोस्ट नहीं किया गया। यहाँ से लेजर पोस्टिंग का तरीका यही है कि एक एक पोस्टिंग होता है और पीरियोडिकल टोटल का पोस्टिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग हो गया, एक ही जगह होता है यहाँ पे पहले। और दूसरा कैसे होता है आप देखिएगा। वीरू एंड कंपनी, आप देखिए वीरू एंड कंपनी से 13,500 हम लोग परचेज किए हैं और 1620 जीएसटी के लिए भी देना है मुझे। तो परचेज में क्या हो जाएगा? मैं परचेज में क्यों लिखा था? मैं गलत कर रहा था अभी तक, तुम लोग को समझाने के चक्कर में। गलती मैं कर रहा था अभी तक। ठाकुर एंड कंपनी बिकम्स माय क्रेडिटर विथ हाउ मच?
95,200। मुझे ठाकुर को 95,200 देना इंक्लूडिंग जीएसटी, तो मैं ठाकुर एंड कंपनी को क्रेडिट करूंगा 95,200। रेफरेंस में लिखूंगा, प्लीज रुक जाइए, कॉपी मत करिए, परचेज, उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप लोग सुनते नहीं हैं। और होता ही है कि हम सिखाने के बजाय आपको चुप ही कराते रहते हैं, रुक जाइए, लाइन मत टानिए, तो होता ही है कि गलत सलत पढ़ा देते हैं। मतलब एक फोकस, चीज अलग है तो अलग तरीके से सीखना है ना आपको। उतार के क्या हासिल हो जाएगा, मत उतारिए, तो बुक में है, सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट खोलिए, उसमें सब है। तो उतारने के लिए थोड़ी आए, आप सीखने के लिए आए मेरे पास। 95,200 इधर लिखेंगे, रेफरेंस में लिखेंगे परचेजेस एंड टैक्स जीएसटी मिलाकर 95,200, खाली परचेजेस नहीं है और कहीं नहीं जाएगा ये। फिर आपका ये डेट होगा जनवरी 5 को। फिर हमने परचेजेस किया है वीरू से, कितने का, तो बोलते हैं 15,120 का परचेज किया वीरू से। तो वीरू के लेजर में जाएंगे और वीरू में लिखेंगे जनवरी 10 और बाई परचेजेस एंड जीएसटी मिलाकर कितना रुपया देना है मुझे उसको, 15,120। इसके बाद आप देखो ठीक से, फिर से मेरा जनवरी 15 को है ट्रांजैक्शन ठाकुर से, कितने रुपए का है, 63,000 का। तो मैं ठाकुर में जाऊंगा और लिखूंगा जनवरी 15 और रेफरेंस में लिखूंगा बाई परचेजेस एंड जीएसटी, एंड ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 63,000। ये पोस्टिंग हो गया। अब पीरियोडिक टोटल लिया जाता है, पीरियोडिक टोटल आपको दिखाई दे रहा है 1,58,500 है, इंडिविजुअली नहीं जाता है। तो 158,500 हमारा परचेज है, और 158,500 जिसको आप लोग बचपन में कभी, मालूम है मैं ऐसे क्यों आप लोगों को डांट के भी बोल रहा हूँ, इस पे ध्यान दो। जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आएगा ना, बोलेगा कि द ट्रांजैक्शन वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द डे बुक्स, हाउएवर इट वाज इनकरेक्टली टोटल, और द परचेज डे बुक वाज ओवरकास्टेड और अंडरकास्टेड, वो भी रट्टा मारा हुआ है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मैं इसको यूज करूंगा, जो पढ़ाता जाऊंगा सबको जोड़ता जाऊंगा, मेरा ये तरीका है। तो आपको इसलिए डांटता रहता हूं कि आप ध्यान से सीखने पे स्ट्रेस लगाओ। जब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी चालू करने वाला ही हूँ, आज नहीं, कुछ क्लास के बाद चालू हो जाएगा। तो आपका ये बेसिक जितना आपने सीखा है ना, वो वहाँ पे चेक होगा कि आपने कितने अच्छे से सीखा। और हर बार पेपर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कॉमन है, हर बार आता है। यहाँ पर WB बोर्ड की तरह नहीं है, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूछेगा ही पूछेगा। वो जानता है कि बच्चा को कहीं चेक करना है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूछो। BRS लगभग कॉमन है। हाँ जी सर, और आपका BRS में आपका दांत खट्टा कर देगा। आप जो BRS सोच रहे वाला नहीं, असली वाला BRS। और यदि हम लोग चीजों को संभाल के करेंगे तो कभी कुछ खट्टा नहीं होने वाला, सब मीठा मीठा चलेगा, पता ही नहीं चलेगा हम लोग जिस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। ये 158,500 हम लोग लेजर में ले जाएंगे। कौन से लेजर में? तो एक बार में ही आप लिखेंगे हमारा परचेज हुआ था, ये मेरा एक्सपेंस था 158,500, एंड रेफरेंस में आप लिखोगे टू सन्ड्रीज। बहुत सारे लोगों से खरीदे, इसलिए एक बार में लिखा जाता है। इसी को बोलते हैं पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज डे बुक पोस्टेड इन द परचेज अकाउंट। एक थर्ड लाइन लिखा था मैंने, वो ये है। और यहाँ पर आपका डेट जो आता है, लास्ट जिस डेट पर आप अकाउंट को
बैलेंस कर रहे हो, से जनवरी 15, जनवरी 15 को कर रहे हैं मान लो। वैसे ही जीएसटी का पीरियोडिक टोटल कितना है? 14820। ये एक बार ही उठाकर जीएसटी में मुझे इतना देना है 14820, तो जीएसटी वाले कॉलम में जाएंगे और मेरे लिए ये देना क्या मैं उसको दूंगा, तो मेरे लिए जीएसटी जो मैं दे रहा हूं वो बाद में मैं एडजस्ट करने वाला हूं अपने क्रेडिटर से, तो इसको 14820 को मैं एसेट्स बनाऊंगा क्योंकि इसका इनपुट क्रेडिट लूंगा मैं। ये टेक्निकल लैंग्वेजेस जो यूज होता है, इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल। इसमें मैं क्या लिखूंगा रेफरेंस में? सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, या सन्ड्रीज। इसका डेट भी लास्ट होगा जनवरी 15। यहां पर लेजर पोस्टिंग ऐसे होता है। दिस इज द वे टू डू द लेजर पोस्टिंग। कॉपी करिए। अब मेरे को जितना रोकना था मैंने रोक लिया। आप बैलेंस आप खुद भी, अब यदि डे बुक्स कॉपी नहीं की है तो वहां से आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे मैंने सिखा दिया, तो देखने का जरूरत क्या, आप तो खुद ही कॉपी कर सकते हैं, अपने बुक में खुद ही कंप्लीट कीजिए, देख देख के उतारने का जरूरत ही नहीं है। यानी परचेजेस में एक बार ही आता है, पूरे महीने भर में 1000 बार परचेज करो, बट परचेज अकाउंट में टोटल पोस्टिंग होता है। ये चीज बोलना चाह रहा है। और इंडिविजुअली जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर जो जाता है वो जाता है। हो गया कॉपी? इस बार का फाउंडेशन का पेपर देखे आप लोग? नहीं हो गया था अकाउंट्स, सभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आया। पेपर बहुत इजी आया था। यदि ऐसे पेपर देखो, ओवरऑल बोलेंगे तो स्पीड चाहिए पेपर के लिए। एंड स्पीड कहने का मतलब ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो आप सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क्स या 20 मार्क्स में आ जाता है। एक 15 का बड़ा छोटा सा 5 मार्क्स का छुटकू सा एक थ्योरी। तो आप क्या करते हो, आपको टारगेट रहता है 5। यहाँ पर आप जब जाएंगे सो टोटल क्वेश्चन आपको 5 ही करने हैं, लेकिन 10 करने हैं। जो 10 मार्क्स के अंदर में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन बड़ा सा डाल दिया। तो इस बार फाइनल अकाउंट भी आया, एनपीओ भी आया, जबकि दोनों में से कोई एक ही आना चाहिए था। इस बार दोनों पूछा।
पेपर इजी मैंने इस सेंस में कहा कि डिफ़िकल्टी नहीं है, बट स्पीड चाहिए, और स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। आपको यहाँ पर एक चीज़ के लिए आपको मेहनत करना होता है, आना बड़ा चीज़ नहीं होता है, बट स्पीड के साथ आना। और स्पीड कब आता है, आपका स्पीड कब बढ़ता है, जब कंसेप्ट बहुत क्लियर हो, तब स्पीड बढ़ता है। अदरवाइज बिना कंसेप्ट के स्पीड नहीं बढ़ सकता है। तब वो बोलते हैं कि आपका अल्टीमेटली क्या है, आप सॉल्यूशन कर रहे हो। तो जो लोग केवल सॉल्यूशन के हिसाब से जा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम वाला पेपर है, वो जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कंसेप्ट क्लियर कर लिए वो स्पीडली आराम से उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। याद रख लेना, प्रोफेशनल एग्जाम कभी भी, या कोई भी एग्जाम कभी भी वो टाइम नहीं देता है कि आप सोचिए बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में। वो हमेशा टाइम देता है कि आप लिखें केवल। तो आपने जो प्रिपरेशन किया हुआ होता है वो निकालने का वो टाइम होता है। अब लोग सोचते हैं वहीं सोचने लग जाते हैं, भोजन देखा करो, वहीं पर अपना सोचेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, वहीं लिख देंगे। उसी दिन लगता है अकाउंट्स बुक का राइटर वही बन गया है, ठीक है, सारा थ्योरीज वगैरह वो खुद ही लिखते हैं। दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच। एनीवे, आपने ये देखा, ये कंप्लीट हो गया। हम लोग अब परचेज डे बुक में यदि मान लो कॉलुमनर होता, कॉलुमनर डे बुक्स होता, तो उस केस में क्या होता है, और भी कॉलम ऐड हो जाते। जैसे आपने पेटी कैश बुक में देखा, जितना तरह का आइटम आप खरीद रहे हैं उतना आपका और कॉलम ऐड हो जाता है। लाइक आपने आर्टिफिशियल लिम्स खरीदा, उसके लिए हो गया। नेक्स्ट आपने जैसे वॉकर खरीदा, उसके लिए हो गया। व्हील चेयर खरीदा, तो व्हील चेयर एंड वॉकर आप एक कैटेगरीज बनाकर डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप क्या हो सकता है, मल्टी कॉलमनर डे बुक्स भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द आइटम। कोई फिक्स आइडिया नहीं होता है कि ये ही कैटेगरीज होगा, वो तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। यदि कोई साड़ी का बिजनेस कर रहा है तो उसमें टाइप्स ऑफ साड़ीज होता है, वो लिखना पड़ता है। अब हम लोग के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते ही हमें दिखाई देगा कि कौन सा साड़ी है, तो उससे अंदाज लगाएंगे कि वो ये कैटेगरीज होगा। आप लोग जानते होंगे साड़ीज का नाम वगैरह, बट हमको तो आइडिया नहीं है एकदम भी। साड़ीज का नाम लड़की लोग हेल्प कर सकती है। कितने तरह का साड़ी होता होगा, कौन सा बोली, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। बोलो, हामन बोल रहा है, बोल रहा है, नमन नमन। साड़ीज का क्वालिटी आपको पता है क्या, किस किस तरह का आता है? ये सब आइडिया हमको भी नहीं है, तो तुमको कहाँ से होगा? मैं तो शादीशुदा हूँ। सिल्क, हाँ बिल्कुल, सिल्क होता है। और ये बंगाल में नाम सुना हुआ सा आ रहा है, तात समथिंग बोलते हैं, तात की साड़ी होता है ना, बंगाल में ये चलता है। बंगाली लोग ज़्यादा सिल्क एंड तात। और भी बनारसी साड़ीज होता है, बनारस से जो बना हुआ होता है, जॉर्जेट। अच्छा, जॉर्जेट बोल के एक साड़ी होता है। और क्या होता है? कांजी वरम, अच्छा, साउथ इंडिया का, ठीक है। तो ये जैसे अब इसमें ये बहुत सारे कैटेगरीज ये लोग बताते जा रहे हैं। सुनना, अब यदि उस सम्स में परचेज डे बुक है, साड़ीज बहुत सारा अलग वेराइटीज का है, तब तो वेराइटीज का कॉलम बनाएंगे। लेकिन उसमें है साड़ीज है, सूट है एंड वेस्टर्न ड्रेस है, तब साड़ीज का अलग अलग कैटेगरीज नहीं बनाएंगे, तीन ही कॉलम खोलेंगे। साड़ी जितने भी वेराइटीज ऑफ साड़ीज है वो एक कॉलम के अंदर, सूट जो है डिजाइनर सूट वो आपके सेकेंड कॉलम, एंड आपका वेस्टर्न ड्रेस का तीसरा कॉलम होगा। तो ये सर्कमस्टांसेस वाइज आपको बिहेव करने हैं, देयर इज नो फिक्स्ड आइडिया। अब आप आ जाइए परचेज डे बुक, आपके स्टडी मैट पर आएंगे, पेज नंबर बताएं जहां पे परचेज डे बुक का सम चालू हो रहा है, पेज नंबर बोलेंगे। $98। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पेज 98, क्वेश्चन नंबर 1। The rough book of Mrs. Narayan and Company contains the following: Feb 2016 purchase from Brown and Company on credit 5 gross pencils at 100 per gross.
वन ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 240 पर डजन, ट्रेड डिस्काउंट 10% है। अच्छा, स्टेशनरी का दुकान लग रहा है ऐसा, क्योंकि पेंसिल खरीद रहा है, रजिस्टर खरीद रहा है। नंबर 2, परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक्स एट द रेट ऑफ 300 पर डजन। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस। तो एक बात बताओ, यहाँ पर नंबर 2 भी तो नहीं आएगा। नंबर 2 आएगा? नंबर 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर कैश है, और हम लोग जानते हैं कि क्या आता है, सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो यानी 2 नंबर भी नहीं आने वाला। और तीसरा नंबर ट्रांजैक्शन है कंप्यूटर खरीदे, आएगा नहीं आएगा? कंप्यूटर फॉर ऑफिस नहीं आएगा, क्योंकि एसेट्स परचेजेस नहीं आता है परचेज डे बुक में। Purchase on credit from the paper company 5 reams of white paper at the rate of 100 per ream and 10 reams of ruled paper at the rate of 150 per ream। ये यूनिट होता है पेपर का, ये आएगा नंबर 4। नंबर 5 है परचेज 1 डजन ऑफ जेल पेन, ये भी आएगा। तो बस 3 ट्रांजेक्शन आपको लिखने हैं, परचेज डे बुक आपको बनाना है। आप लोग बनाना शुरू कर चुके हैं, मेरे से पहले आप लोग बना रहे हैं। चलिए फटाफट से कंप्लीट कीजिए। वन ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। when 1 gross is equals to 12 डजन और 144 पीस। एक डजन में 12 पीस होते हैं और 12 डजन का मिलाकर एक ग्रॉस बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिट है। तो रिम्स जो होता है वो पेपर का यूनिट होता है, जिस्ता बोलते हैं उसको हिंदी में। तो रिम्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जिस्ता बोलते हैं। दैट इज बंच ऑफ पेपर्स, ऐसे समझो। हाँ हाँ हाँ, 1 यूनिट गिनेंगे।
लेजर बोला नहीं है बनाने के लिए। तो फर्स्ट हो गया होगा आप लोग का 500 आया पेंसिल का और रजिस्टर का आया 2880, टोटल 3380, लेस स्टेट डिस्काउंट 338, आउटर कॉलम 3042, रजिस्टर का एक ग्रॉस है और 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन, और रेट जो दिया हुआ है वो डजन का दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि फर्स्ट वाला एंट्री हो गया, सेकंड होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं, फोर्थ को आपने किससे खरीदा है? द पेपर कंपनी। तो आप हेडिंग डाल देंगे द पेपर कंपनी, और पेपर कंपनी से आपने क्या खरीदा? 5 reams of white paper at the rate of 100 per ream। तो लिखेंगे 5 reams of white paper at the rate of 100 per ream, 500 रुपये। फिर आपने खरीदा है 10 reams of ruled paper at the rate of 150 per ream। तो फिर लिख देंगे 10 reams ruled paper at the rate of 150 per ream। ये हो गया 1500, टोटल 2000। ट्रेड डिस्काउंट है इसमें, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो लेस TD at the rate of 10%, 1800 आउटर कॉलम। उसके बाद है परचेज 1 डजन जेल पेन मेसर्स वर्मा ब्रदर्स से, तो यू विल गिव द हेडिंग मेसर्स वर्मा ब्रदर्स। वर्मा ब्रदर्स से आपने क्या खरीदा है? जेल पेन कितना? 1 डजन, और रेट है 15 ईच। ट्रेड डिस्काउंट है क्या इसमें? तो 1 डजन 12 पीस एट 1 डजन जेल पेन एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 15 पर पेन पर यूनिट, पर पीस लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट्स 180, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, टोटल कर दीजिए, हो गया आपका डे बुक्स कंप्लीट। कितना? 5022। ये था आपका सम, एकदम इजी। डे बुक समझ में आ रहा है कि कुछ है इसमें? हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में
सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में क्या लिखोगे? ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। क्या हुआ भाई? किस में? नेक्स्ट सम्स में फ्रेट ऐड होगा। जब अपने मटेरियल खरीदते हैं, ध्यान देना, जब हम लोग मटेरियल खरीदते हैं तो कैरेज देते हैं, तो अपने गोडाउन तक पहुंचाने के लिए, अपने घर तक आने में जो खर्चा लग जाता है, अपने फैक्ट्री के गेट तक पहुंचने में, वो सारा मटेरियल का कॉस्ट है। सो इट विल बी एडेड विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ परचेजेस। इसीलिए आप वहाँ पे लेंगे डे बुक्स में, ठीक है? लेस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। दूसरा, इट हैज, कौन सा बैलेंस होता है? इट हैज क्रेडिट बैलेंस। और पीरियोडिक टोटल कहाँ जाता है? पीरियोडिक टोटल posted in the credit side of sales account। सर तो जैसे काफी टाइम सेल्स करते वक्त भी अपने जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनका करना होता है जो बाद में रिकवर कर लेते हैं, तो उसका क्या करना है? सेल्स करते समय यदि हम लोग कैरेज आउटवर्ड देते हैं तो वो मेरा एक्चुअली क्या होता है, दैट इज द एक्सपेंसेस टू बी बेयर बाय होम, बाय द कस्टमर, बट वो मेरा रेवेन्यू नहीं होगा। तो जो हम लोग सेल्स रेवेन्यू मानने की बात होगी उसमें कैरेज आउटवर्ड को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन डेटर से कितना हम पाते हैं वो निकालने के लिए हम ऐड करेंगे। मतलब मान लो एक्स एन कंपनी से हम लोग बेचे गुड्स, इनका जो क्वेश्चन है मैं सेल्स डे बुक यहाँ पे बनाया ही हूँ, एक एग्जांपल यहीं पे आर्बिट्री लेके कर रहा हूँ। जैसे मान लो हमारा ये है सेल्स डे बुक, आप लोग भी कॉपी कर ले रहे हैं, एक ही ट्रांजैक्शन होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये सेल्स डे बुक में आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जैसे परचेज डे बुक होता है वैसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, ये होगा आपका डिटेल्स, ये होगा आपका सेल्स, और ये होगा आपका यदि कैरेज चार्ज करते हैं तो कैरेज के लिए। टैक्स होगा तो और एक कॉलम बढ़ जाएगा, वो अपने आप कॉलम बढ़ता जाएगा। देखिए इसमें हम लोग ये जैसे डेट हो गया, दिस इज पर्टिकुलर्स, इनफैक्ट डिटेल्स रखने का भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक टोटल कॉलम और ऐड कर लेंगे लास्ट में। कर ले? अब देखो ऐसे करेंगे, मान लो हमने सेल किया गुड्स किसको? बसंती को। बसंती इन कंपनी को हमने गुड्स किया सेल, क्या बेची है वो लिख दीजिए। चना, अच्छा टांगा ही बेचेंगे, हमको लगा घोड़े को खिलाने के लिए चना। तो बसंती इन कंपनी घोड़े खिलाने के लिए चना खरीदती है, ठीक है? सो 100 kg चना at the rate of rupees 40 kg, 40 per kg,
तो 100 इंटू 40 कितना हो गया? 4,000 रुपये। 100 इंटू 40 4,000 रुपये। मान लो ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट हो गया तो इस पे मान लो 200 लेस हो गया 3,800। बसंती बोली मेरे जो गोडाउन है वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो मेरे को उस केस में क्या करना पड़ेगा कि फ्रेट भी देना है, बट बसंती खुद बियर करेगी, हम लोग डिलीवरी करेंगे ना, और फ्रेट चार्जेस हम लोग कस्टमर से रिकवर करने वाले हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि अपने यहाँ पर 3,800 सेल में लिख देंगे, और फ्रेट अपने यदि उसे रिकवर करने वाले हैं, सपोज कर लो फ्रेट लगा 125, तो अपने बसंती से टोटल रिकवर करने वाले हैं 3,925। आप समझ गए मैं ऐसे क्यों दिखाया? यदि मान लो एक ही ट्रांजैक्शन होने से थोड़ा फीलिंग नहीं आता, बसंती के बाद और कोई एक ले लेते हैं। और कोई कौन है? कालिया एंड कंपनी। कालिया एंड कंपनी घोड़े का सीट कवर बेच रहा है, ठीक है। बिजनेस तो यही सब चलेगा ना, ये लोग जो जिससे जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर मान लो कालिया एंड कंपनी गब्बर सब चीज़ खरीदता भी है, बेच भी रहा है। बेचने का बिजनेस में आ जाएंगे क्या चीज़? 10 सीट कवर एट द रेट ऑफ से 1,000 पर सीट कवर। तो अपने यहाँ पर कालियन कंपनी को जो सीट कवर बेचे, टोटल अमाउंट कितना हो गया है बोलो? 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कर लो, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना? 10%। तो 1,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया तो 9,000। और मान लो इस पर जीएसटी भी आ गया, ऐड जीएसटी, तो जीएसटी आपका आ गया एट द रेट ऑफ मान लो 10%, तो 900, टोटल 9,900 होता है। अभी देखो हम लोग जो रिस्पेक्टिव कॉलम में ले जाएंगे, हमें पता है इसमें से कि मेरा रेवेन्यू कितना है। तो सेल्स इज माय रेवेन्यू, उस कॉलम में 9,000 जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि अपने ये सीट कवर पहुंचा के दे रहे हैं और उसके लिए चार्ज कर रहे हैं 300 रुपया। 300 रुपया हम लोग सीट के लिए भी लेंगे उससे, ठीक है, और जीएसटी जोड़ कर लेंगे उससे। सामने वाले से हम लोग लेने वाले कितना है? 10,200। ये डायनेमिक है, यू कैन नॉट हैव अ फिक्स आइडिया। ये जो कॉलम्स होते हैं ये जैसा जरूरत होगा, लेकिन आपको फीलिंग होना चाहिए मेरा रेवेन्यू कितना है। तो यदि हमने जो गुड्स बेचा है वही तो मेरा रेवेन्यू हो सकता है ना। तो मेरा रेवेन्यू जो है वो है सिर्फ और सिर्फ ये सेल्स वाला रेवेन्यू। ये हो गया आपका कितना? 12,800। ये आपका कितना हो गया? इससे कोई मतलब भी नहीं था, हालांकि 425 टोटल करने का कोई मतलब नहीं है। एंड टोटल आप ये जो आपको लेना है डेटर से 3,925 प्लस 10,200, हाँ 14,125। अब आप देखेंगे लेजर पोस्टिंग जब करेंगे ना, तो आप याद रखेंगे कि आपको यहाँ पर इंडिविजुअली, मैं लेजर नहीं बना रहा हूँ बट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब बसंतीन कंपनी बनाएंगे तो वहाँ पर आप कितना लिखेंगे आपको पता है? 3,925। 3,925। बसंती से आपको 3,925 रुपये लेने हैं। आपको कालियन कंपनी से कितना लेना है? 10,200। जो आप सेल्स का लेजर खोलेंगे तो सेल्स में आप दिखाएंगे कितना? 12,800। आप यदि जीएसटी का लेजर खोलेंगे ना तो उसमें दिखाएंगे कितना? 900। बनाए नहीं हम लोग? बनाए हैं क्या? नहीं बनाए। बनाते तो बनाना चाहिए, बट अभी कितना एक्सटेंड करते जाए। अपने के आइडिया डेवलप कर रहे हैं कि जरूरत होगा उतना कॉलम्स बनाते जाएंगे।
और इसमें आपका और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो आपको कैसे पोस्ट करना है, यदि फ्रेट हुआ तो यहाँ पे फ्रेट जो होता है ना, वो आप सामने वाला को ऐड करके डेटर्स बना सकते हो, बट वो आपका रेवेन्यू नहीं होगा, सेल्स में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपका काम जो है ना कैरिंग का नहीं है, आपका काम है गुड्स बेचने का। तो दैट्स वाई गुड्स के अगेंस्ट में जो रेवेन्यू आएगा वही आपका रेवेन्यू होगा। ठीक है, डाउट्स निकल गया? चलिए, सेल्स डे बुक मैंने सोचा था नहीं बनाएंगे कुछ भी, केवल ये 3 लाइन जो लिखना था वो मेरे लिए काम का था, ये हो गया। नेक्स्ट होता है रिटर्न इनवर्ड बुक एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो नेक्स्ट लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड बुक, तीसरा नंबर। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा कि रिटर्न इनवर्ड बुक में क्या क्या कॉलम होते हैं? ये तो अपने को पता है, इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं अपने, क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिटर्न ऑफ गुड्स अर्लियर सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या बैलेंस होता होगा इसका? इट हैज डेबिट बैलेंस, क्योंकि सेल्स रिटर्न आपका डिक्रीज ऑफ रेवेन्यू है, डिक्रीज ऑफ इनकम, और इनकम घटने से आपको याद होगा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट करते हैं। तो इट हैज डेबिट बैलेंस। पीरियोडिक टोटल कहां जाता है इसका? पीरियोडिक टोटल पोस्टेड इन द, कहां पे पोस्ट करते हैं अपने पीरियोडिक टोटल? पोस्टेड इन द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट में। अच्छा, इसका कॉलम्स में आपका डेबिट नोट नंबर होता है, इनवॉइस नंबर नहीं होता है। तो इंस्टीड ऑफ इनवॉइस नंबर हम लोग डेबिट नोट नंबर देते हैं। तो लिख देंगे इंस्टीड ऑफ इनवॉइस नंबर instead of instead of invoice number column there is debit note number column। डेबिट नोट नंबर कॉलम होता है। ये डेबिट नोट नंबर कॉलम क्या होता है? डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट ये एक डॉक्यूमेंट है जो ये बता रहा है कि ठीक है, ये 2-3 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं क्या डेबिट नोट के बारे में? कुछ नहीं जानते हैं, बहुत बढ़िया। और ये लोग तो जानते हैं, लग रहा है 2-3 आदमी। आप नहीं जानती हैं? आप लोग को भी नहीं पता? पता है डेबिट नोट नंबर? ठीक है, ये लोग सही बता रहे हैं। डेबिट नोट नंबर का मतलब होता है कि हम लोग सामने वाले को एक इन राइटिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बिकॉज ऑफ रिटर्न ऑफ द गुड्स योर अकाउंट गेट डेबिटेड इन आवर बुक्स। ठीक है ना? जैसे अपने चीज़ों को इन्फॉर्म करना, चीज़ों को बताना, दूसरे को बताना, नॉर्मल होने से कोई दिक्कत नहीं होता, बट एबनॉर्मल बातें होती हैं तो हम लोग बताते हैं। जैसे कि जब हम परचेस करते हैं या जब हम सेल करते हैं तो उस समय एक वाउचर बनता है, कि नॉर्मल इनवॉइस बनता है, तो अलग से वहाँ पर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैंने आपको डेबिट किया। लेकिन जब हम यहाँ पर डेबिट नोट नंबर नहीं होता है, क्रेडिट नोट नंबर होता है। मैंने गलत लिख दिया, रिटर्न इनवर्ड बुक में क्रेडिट नोट नंबर होता है, क्रेडिट नोट नंबर होता है। तो अपने
सामने वाले को ये बोलते हैं कि देखो जब हम परचेज किए तो तुम्हें क्रेडिट किए थे, सेल किए थे, सॉरी जब सेल किए थे तो मैंने डेबिट किया था, जब वही गुड्स वापस आ जाता है तो ये नॉर्मल बात नहीं है। और तब हम लोग वहाँ पर लिखते हैं कि मैं आपको क्रेडिट कर दे रहा हूँ बिकॉज यू हैड रिटर्न द गुड्स। तो अलग से एक नोटिफिकेशन देना पड़ता है इन राइटिंग एंड दैट नोटिस इज कॉल्ड क्रेडिट नोट नंबर। जब हम अपने बुक्स में किसी को डेबिट करेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रीजन बट अदर देन द नॉर्मल रीजन, तो उस केस में हम लोग उसे डेबिट करते हैं तो सामने वाले को एक नोटिस जाना चाहिए इन राइटिंग कि योर अकाउंट गेट डेबिटेड इन आवर बुक्स बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीजन। जैसे पुराने फिल्मों में या आज के समय में तो नहीं बट 80s 90s के मूवी में बहुत सारा गाना में जब हीरोइन को हीरो छोड़ देता था तो उस समय धोखा देता था तो हीरोइन रीज़न जो बताती थी वो गाने के माध्यम से बताती थी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, ऐसे गा गा के बताना पड़ता था। यदि नॉर्मल चलता तो क्यों गाता? यदि मान लो सब कुछ अच्छा होता, हैप्पी एंडिंग होता, प्यार होता, शादी हो जाता, बच्चे हो जाते, हैप्पी एंडिंग। लेकिन फिल्म में क्या होता है, टर्न ट्विस्ट होता है, धोखे, मतलब उसमें क्या होता है, थोड़ा सा शक हो जाता है, डाउट हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। तब उस समय हीरोइन अपनी व्यथा मतलब कि दर्द को व्यक्त करती है गाने के माध्यम से कि जा जा सजना तुझको भुला दिया, ठीक है। इस तरह का गाना गाकर सामने वाले को अपने एक्सप्रेस करते हैं कि दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ यू मैं आपको छोड़ दी या छोड़ दिया। ऐसा उस समय गाने के माध्यम से होता था। तो जब नॉर्मल हो तो कोई बताने का जरूरत नहीं होता है। अकाउंट्स में भी तो नॉर्मल बात हो तो बताने की जरूरत नहीं होता, तो इनवॉइस कटता ही है। परचेज करें तो भी बिल मिलता है, सेल करते तो भी बिल देते हैं, तो वहां पर रिकॉर्ड होता है। लेकिन सेल्स रिटर्न आना, वहां कौन सा बिल कटेगा? तो वहां नोट बनता है। जब परचेज रिटर्न करते हैं तो वहां क्या बनता है, रीजन स्पेसिफाई करते हैं कि जा जा मैंने तेरे गुड्स को वापस कर दिया बिकॉज ऑफ द मिसमैच of your goods, it was not as per the sample which you are supposed to deliver, but actually आपने गलत माल डिलीवर किया इसलिए मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये जो बातें हैं ये नॉर्मल नहीं होती है। जब ये नॉर्मल नहीं होती है तो वी हैव टू गिव अ नोट। क्लियर है? डेबिट नोट क्रेडिट नोट आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है। तो लिखेंगे डेबिट नोट इसके बाद और क्रेडिट नोट भी लिखेंगे। तो आप अपने कॉपी में लिख रहे हैं डेबिट नोट मीन्स an instrument in writing, means an instrument in writing specifying. Debit note means instrument in writing specifying cause of debit. Cause of debit. Under the following circumstances, debit note may be issued. Under the following circumstances, debit note may be issued. Number 1, return of goods earlier purchased on credit. Return of goods earlier purchased on credit basis. Return of goods earlier purchased on credit. ऐसे ही और भी सिचुएशन हो सकता है कि गुड्स मेरे पास आया और इनवॉइसिंग गलत बन गया। जो परचेजेस हुआ तो उसमें क्या है, मैंने परचेज तो किया, इनवॉइस के अंदर लिखना चाहिए था 1,01,000 बट लिख के भेजा 1,11,000। तो इनवॉइस के अंदर में यदि इनवॉइस के अंदर यदि गलती हो, मिस्टेक हो, तो बोलते हैं कि उसे अपने ठीक करेंगे
तो क्रेडिट ज्यादा करके रखा हूं, 1,01,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, मैं 1,11,000 से क्रेडिट करके रखा हूं मिस्टेक के कारण। तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मैं अब आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं बिकॉज इट वॉज इरोनियसली ड्राफ्टेड, योर इनवॉइस वॉज इरोनियसली ड्राफ्टेड एंड ओवर स्टेटेड। तो वहां पे भी हम लोग उसको डेबिट नोट देते हैं। सो लिखेंगे परचेज इनवॉइस ओवर कास्टेड, परचेज इनवॉइस ओवर कास्टेड। नेक्स्ट नोट लिखेंगे, ये अपने डेबिट नोट लिखा, इसी का ऑपोजिट होता है क्रेडिट नोट। तो लिखेंगे क्रेडिट नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग सर बट इसमें तो एरर सिर्फ हम लोग की साइड में हुआ है और हम लोग के अकाउंट्स में हुआ है, तो हम लोग खुद का रेक्टिफाई करके सामने वाले को नोटिस देंगे। बट उसको थोड़ी ना पता चल रहा है कि हम लोग एरर हम लोग थोड़ी करते हैं, बना के तो वही गलती दिया है। परचेज आपने किया, वो गलत बना के भेजा है, टोटल गलती किया है, जोड़ना चाहिए था टोटल करके 1,01,000 जोड़ दिया 1,11,000 भाई। तो तुम सामने वाले को बोलोगे नहीं कि ये 1,11 नहीं होना चाहिए, ये तो 1,01,000 ही होना चाहिए था। कि हम इंतजार करेंगे कि सामने वाला बोलेगा तब हम इस गलती को सुधारेंगे। हम ही, हमारे नोटिस में आ गया, हमने सुधार दिया, हो सकता है उसके नोटिस में आएगा, वो हमको इन्फॉर्म करेगा। हमारे नोटिस में आया, मैं पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बट नोट तो देना पड़ेगा कि ये 1,11 का फिगर 1,01,000 बिकम्स 1,11,000। तो मुझे तो इसको ठीक करना पड़ेगा ना। तो कोई चीज क्रेडिट ज्यादा हो रखा है, अकाउंट्स में ठीक करने का जनरल रूल है, उसे डेबिट करके ही ठीक किया जा सकता है, कट करना अलाउड नहीं है। आप अकाउंट्स में ऐसा नहीं कर सकते कि इसको जबरदस्ती 0 बना दो, वो 1,11 ही रहेगा। आपको 10 का एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा, वो 10 का एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू डेबिट नोट होगा। क्रेडिट नोट लिख रहे हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, it is an instrument in writing, recording, reason for credit, reason for credit. It is issued under the following cases. आप क्रेडिट नोट कब इशू करते हो? तो जब हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न आ जाता है तो क्रेडिट नोट करना पड़ता है इशू। तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, नहीं सेल्स रिटर्न बोलने से ही हो गया, सेल्स रिटर्न, गुड्स मत लिखो, सेल्स रिटर्न। दूसरा लिखेंगे सेल्स इनवॉइस ओवर कास्टेड, सेल्स इनवॉइस ओवर कास्टेड। तभी भी हम लोग इशू करते हैं। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब लिखना आप समझ गए। रिटर्न इनवर्ड बुक में या रिटर्न आउटवर्ड बुक में क्या होगा, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर आएगा। आप समझ लीजिएगा कि कब डेबिट नोट किस में आएगा। तो आपका जैसे कि सेल्स रिटर्न होता है या रिटर्न इनवर्ड होता है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा सोच लेंगे कि आपको सामने वाले को क्या करना है। तो जब हम सेल्स रिटर्न होता है तो हमें पता है मेरा डेटस कम हो जाता है, तो क्रेडिट करते हो ना, डेटस कम होने से क्रेडिट, तो ये याद करना क्रेडिट नोट। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हमें पता है कि जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो उस केस में क्या होगा, मेरा गुड्स मतलब हम क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, मेरा क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिटर्स डिक्रीज होने से डेबिट होता है, तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे कि मुझे वहां पर डेबिट नोट देना है। तो आप मतलब फॉर्मेट में कहीं कंफ्यूज हो जाए कि डेबिट नोट लिखें कि क्रेडिट नोट लिखें, तो आप एंट्री करके देखना और एंट्री में जो आएगा उसके हिसाब से तुम बैठा देना कि वो डेबिट नोट होगा कि क्रेडिट नोट होगा, आपके लिए आसान होगा। मेरे ऑब्वियस है, एक जन डेबिट नोट इशू करेगा तो उसके अगेंस्ट में दूसरा वाला क्रेडिट नोट इशू करेगा, दोनों ही इशू करते हैं एक दूसरे को। अकाउंटिंग तो हर कोई अपना अपना कर रहा होता है। इनका क्वेश्चन ये है कि मैंने यदि डेबिट नोट इशू किया तो सामने वाला कुछ इशू करता है क्या, तो सामने वाला क्रेडिट नोट इशू करता है।
और आपको बता दूं, आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा एज पर द जो वहां पे राइट अप होगा, तो राइट अप में समझना पड़ेगा कि किसके हिसाब से बोला हुआ है। यू कैन नॉट लर्न डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है, ही हैड इशूड द क्रेडिट नोट, तो आपको समझना पड़ेगा ओके मैं इशू करूंगा डेबिट नोट। ऐसा याद मत कर लीजिए कि केवल हम ही लोग इशू करेंगे, सामने वाला भी इन रिटर्न इशू करता है। तो हो सकता है कि सामने वाला का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैं जो इशू कर रहा हूं उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा कि सामने वाला यदि क्रेडिट नोट इशू किया तो मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। ऑब्वियस है, मेरी शादी हो रही है, जिस लड़की के साथ उस लड़की की भी तो शादी हो रही है, कि केवल मेरा ही शादी हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? मेरी बारात जा रही है, उसके लिए बारात आ रही है, तो मेरा डेबिट नोट जा रहा है तो उसकी तरफ से क्रेडिट नोट आ रहा है। हाँ पूछिए, क्वेश्चन शादी के ऊपर है। आपकी आवाज जा चुकी है? अच्छा, पिलर से बात कर रहा हूं मैं। हाँ पिलर, पिलर बोलिए। अंडर किस में आपने पूछा? सेल्स डे बुक में? सेल्स रिटर्न मैंने पहले डेफिनेशन दिया है। जब कभी भी रीजन रिकॉर्ड करने के लिए, जब कभी को किसी को भी आप क्रेडिट करोगे अपने बुक्स में नॉर्मल रीजन के कारण नहीं, तो आपको क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। अब आप सोचो कि अंडरकास्टिंग हुआ, यदि आप अंडरकास्टिंग हुआ, क्या चीज अंडरकास्ट हुआ बताओ? सेल्स या परचेज अंडरकास्ट हुआ? सेल्स अंडरकास्ट है। तो सेल्स यदि अंडरकास्ट है, सेल्स यदि अंडरकास्ट है, इसका मतलब है कि मुझे दिखाना चाहिए था 1000, मैं उसके बदले में 900 दिखा के बैठा हूं, यही तो सामने वाला को मैं कमती से डेबिट करके रखा हूं, मैं 100 रुपए से और डेबिट करूंगा तो वहां डेबिट नोट दूंगा उसको। आपको समझना होगा डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन ये बोल रहा है कि जब मैं अपने बुक्स में, मैंने बोला कि पुराने फिल्मों का सिनारियो भी आपको याद कराया कि रीजन बताया जाता है कि मैं तुमको क्यों छोड़ दिया, तो उसमें रीजन बोलते हैं। तो मैं आपको क्यों डेबिट कर दिया, वो रीजन बताना होता है। तो डेबिट जब आप करते हो अपने बुक्स में तो एक रीजन स्पेसिफाई करो, जस्ट यू हैव टू राइट द रीजन, एंड दैट रीजन जिस नोट पर आप लिख के बोल रहे हो उसको डेबिट नोट बोल रहे हो। जिस नोट पर आप लिख कर रीजन क्रेडिट कर रहे हो तो आप बोल रहे हो क्रेडिट नोट ले लो। तो आप देखो सिनारियो में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। यदि डेबिट हो रहा है तो डेबिट नोट इशू कर दो, यदि वो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट नोट इशू करो। ये लर्न नहीं कर सकते कि परचेज रिटर्न के साथ ही ये होगा और सेल्स रिटर्न के साथ ही ये होगा, ऐसा नहीं है। जनरली उसके साथ होता है, बट और भी सिचुएशन है जहां पर आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अपने डे बुक्स में यदि बात करें तो रिटर्न आउटवर्ड बुक है, सब कुछ तो सेम ही लिखने वाले हैं। रिटर्न आउटवर्ड बुक का मतलब खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दिए। इसके बाद होता है आपका बिल्स रिसीवेबल डे बुक। तो बिल्स रिसीवेबल डे बुक जो है वो आपका होता है जब मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है सामने वाले से बिल का, तो उसका एक डिटेल्स हम एक बुक के अंदर मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल डे बुक। उसके अंदर में डिटेल्स होता है किससे बिल मिला, उसका टेन्योर क्या है, उसका ड्यू डेट क्या आएगा। ठीक है, उस बिल को हम होल्ड करके रखें या इंडोर्स कर चुके हैं, वो सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन आपका एक बुक के अंदर रखा जाता है। दैट बुक इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल बुक। यदि मैंने किसी को बिल का एक्सेप्टेंस दिया है तो उसका भी डिटेल्स मैं मेंटेन करके रखता हूँ एक रजिस्टर में। दैट रजिस्टर इज कॉल्ड बिल्स पेबल बुक। उसमें क्या डिटेल्स होगा, टू होम द बिल हैड बीन गिवन, उसका मैच्योरिटी कब है, वो बिल में मतलब उस बिल का टेन्योर क्या है, ड्यू डेट क्या है। सो एवरीथिंग इज रिटेन, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल बुक। आपके सिलेबस में सभी है, लेकिन ये वाला पार्ट आपसे पूछता नहीं है, ये आम जिंदगी में होता है। जब रियल लाइफ में जाएंगे तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल डे बुक आपको बनाने मिलेगा। तो मैं अपने साइड से ऐसा मानता हूं कि आपने परचेज डे बुक सीखा, सेल्स डे बुक सीखा, रिटर्न इनवर्ड सीखा, रिटर्न आउटवर्ड सीखा, दैट मच इज एनफ।
ये 4 एंड कैश बुक सीखा 5। और बिल्स रिसीवेबल आप जान गए केवल इतना, ओके, बिल्स रिसीवेबल का सारा डिटेल्स एक बुक के अंदर लिखा जाता है, उसको बिल्स रिसीवेबल डे बुक बोलते हैं। और एक बिल्स पेबल डे बुक होता है जिसके अंदर में जो हम लोग एक्सेप्टेंस देते हैं उसका डिटेल्स डालते हैं, उसको बिल्स पेबल डे बुक बोलते हैं। और बाद में बचा आपका जर्नल प्रॉपर, तो जर्नल प्रॉपर में जो कहीं नहीं आया वो जर्नल प्रॉपर में आता है। जर्नल प्रॉपर हम लोग करेंगे जब फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें है ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, समझ गए ना। ये सारे हम लोग फाइनल अकाउंट के पहले करेंगे। तो अपने करने जा रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन जर्नल। अब आप मेजर टॉपिक में इन कर रहे हैं, मेरा फंडामेंटल्स यहीं पे खत्म हो गया। आज के बाद आपका कंसेप्ट बिल्डिंग का कोई क्लास नहीं है, हर बार अब टॉपिक स्टार्ट होगा, टारगेट से स्टार्ट होगा, टारगेट से खत्म होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का टारगेट 2 क्लास होता है, अब हर क्लास टारगेट से चलेगा। अब आप देखिए मेरे साथ कितना दौड़ सकते हैं, आपके कितना दम है, वो सब अब आप निकालिएगा। मेरा बेसिक हो चुका है और मैं बेसिक को लेकर ही पढ़ाऊंगा। तो दैट्स वाई बिल ऑफ एक्सचेंज अगला हम लोग का टारगेट है विथ एकोमोडेशन ऑफ बिल, जो कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा और उसके बाद वाले क्लास में खत्म भी हो जाएगा। थैंक यू।